नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित पालित और वक्त हो गया है दमदार 10 का। दमदार 10 में सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल में रामनवमी पर हुए बवाल की। चुनाव से पहले बंगाल एक बार फिर से जल उठा है, पत्थर चल रहे हैं, आगजनी हो रही है और सवाल उठा है कि क्या वाकई बंगाल में हिंदू टारगेट पर हैं, क्योंकि रामनवमी पर एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और जमकर हिंसा हुई, वो भी एक नहीं दो जगहों पर। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और पुरुलिया में हिंसा हुई। शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने भगवा ध्वज को पहले उतारकर फेंका, उसके बाद उसे फाड़ दिया, जिसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। मुर्शिदाबाद में विवाद की शुरुआत रघुनाथगंज और फूलतौला ट्रैफिक मोड़ पर हुई है, जहां किसी ने सड़क किनारे लगे एक होर्डिंग पर चढ़कर उस पर लगे भगवा ध्वज को फेंककर फाड़ दिया, जिसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। कुछ ही देर में पत्थरबाजी शुरू हो गई, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ हुई और फिर कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि हंगामे की आशंका को देखते हुए पहले से भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, इसलिए एक्शन भी तुरंत हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात को काबू में कर लिया, लेकिन इसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। शुभेंदु अधिकारी ने सवाल तक पूछा है। देखिए, आचार संहिता लग चुकी है, तो ये जो हिंसा हो रही है, चाहे रामनवमी को लेकर के हो, चाहे चुनाव प्रचार में हो, चुनाव कमीशन देख रही है, अब उनके देखरेख में है। अगर चुनाव को फ्री फेयर करना है तो किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए। बंगाल की जनता परिवर्तन की मूड में आ चुकी है। अब रामनवमी पर बवाल सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं हुए, बल्कि मुर्शिदाबाद के बाद पुरुलिया जिले में भी हंगामा हुआ है, जहां पारा इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके बाद वहां तनाव है और इसके बाद इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दी गई है, ताकि लोगों के अंदर से भय का मन ना रहे। अब बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर जो बवाल हुआ है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की गई, पथराव हुए, जिसका असर यह हुआ कि इलाके में तनाव बढ़ गया। ये आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद की तस्वीर जहां पर रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला गया था, और ये देखिए कि किस तरह से एक समुदाय का व्यक्ति चढ़ता है होर्डिंग पर और वहां पर लगे भगवा झंडे को उखाड़कर नीचे फेंक देता है, और इसी के बाद ये पूरा बवाल खड़ा होता है मुर्शिदाबाद में। दूसरी तरफ पुरुलिया में भी शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। पुरुलिया जिले के अंदर जो पाड़ा बोल के जो एरिया है, पाड़ा में एक रामनवमी का जुलूस चल रहा था। उस जुलूस के ऊपर जिहादी लोगों ने पथराव किया है, हमला किया है और प्रशासन चुपचाप देखता रहा। बाद में प्रशासन हिंदू समाज के लोगों के ऊपर ही अत्याचार शुरू किया, लाठीचार्ज किया, ऐसा मुझे सूचना मिला। प्रशासन को और बाकी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, 1 महीना के बाद अपना सरकार होने जा रहा है। अभी जितना टॉर्चर करने का दीदी आप कर लो, लेकिन 1 महीना के बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पूरा इंक्वायरी होगा, कोई जिहादी छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरह से यहां पर बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह के हालात हुए हैं। अब सिर्फ ये जो आपने अभी हिंसा देखी और यहां पर जो कुछ हुआ, अब इसका असर सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा, जो पूरे देश में इस तरह के हालात को देख चुके हैं, जैसे कि हैदराबाद, वहां पर भी मौजूद नेता इस पर अपना बयान रख रहे हैं। अब हैदराबाद से एक बयान आया है, टी राजा सिंह ने कहा है कि जहां जहां हिंदू साथ नहीं है, वहां वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी तीर और अपनी कमान नहीं छोड़ी मेरे मित्रों, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को पता था कि दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। मेरे परिवार की रक्षा के लिए, दुश्मन के सर्वनाश करने के लिए मेरा तीर और मेरा कमान मेरे साथ चलेगा। ये हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की सोच थी मेरे मित्रों। आज हम देख रहे हैं 500 साल पहले हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने पर जीजिया टैक्स देना पड़ता था। जीजिया टैक्स 500 साल पहले। मेरे मित्रों, 500 साल होने के बाद में भी आज मुगलों की नाजायज औलादें हमारे हिंदुओं पर हमला कर रही है, हमारे त्योहारों पर पत्थर फेंक रही है। मेरे मित्रों, आज ही के दिन बंगाल में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज ही के दिन
और बुलडोज हमारे इस गणना में नहीं पूरे भारत को छोड़ के भागी है मित्रों, बस हमें संयम लेना है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर आपने जो राजा साहब हैं उनका बयान सुना, और ये हैदराबाद में अपने इलाके में बहुत पॉपुलर हैं और लगातार वो हिंदुओं को लेकर अपनी बात करते हैं और खुलकर बोलते हैं और ओवैसी बंधुओं के ऊपर टारगेट भी करते हैं। लेकिन बंगाल में हम अपनी चर्चा शुरू करें तो समझिए जहाँ पर ये हिंसा हुई है मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद में आप सोचिए कि 66% यानी 66% वहाँ पर मुस्लिम हैं और हिंदुओं की आबादी कितनी है? 33%, लगभग डबल है। अब सोचिए कि जहाँ पर इस तरह के हालात हों वहाँ पर आखिरकार जो मेजॉरिटी समुदाय है उसको माइनॉरिटी समुदाय से क्या दिक्कत आ गई? क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं कि देश के अंदर तो माइनॉरिटी किसको बोला जाता है? मुस्लिमों को बोला जाता है, क्योंकि उनकी आबादी हिंदुओं के हिसाब से देखा जाए तो कम है, लेकिन वो आराम से अपना हर कोई त्यौहार मनाते हैं। लेकिन जहाँ पर वो मेजॉरिटी में है वहाँ पर आखिरकार इस तरह की वारदात क्यों हो जाती है, इस तरह की घटनाएं क्यों हो जाती है? हमारे साथ दो खास मेहमान भी है, राजकुमार जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, इसके अलावा हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी हैं, रोज़ाना आप इनसे मिलते ही हैं। और सबसे बड़ी बात सर यह कि ना इस पूरे में मैंने जरा आंकड़ा इसलिए दिया, ये संयोग है या प्रयोग है? अगर प्रयोग है तो कौन कर रहा है? नहीं, देखिए ये इस तरह की घटनाएं दो मौके आते हैं आमतौर पर हम लोगों ने देखा है, और बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, ये तीन इलाकों में हमने देखा है कि सटे इलाके हैं। हाँ, ये तीनों एक ही इलाके हैं और एक समय तो एक ही राज्य था सब। तो रामनवमी के मौके पर जब जुलूस निकलता है, राम जी की शोभा यात्रा निकलती है, और जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, ताजिया का जुलूस होता है, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। और ये आमतौर पर कुछ इलाके तो ऐसे आइडेंटिफाइड हैं, बंगाल में मुर्शिदाबाद है, झारखंड में हजारीबाग का इलाका है, रामगढ़ का इलाका है, इन इलाकों में होता ही होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। अब चुनाव के साल में, वही चुनाव के महीने में, अब चुनाव का महीना हम कह सकते हैं कि शुरू हो गया, अभी तो क्या चुनाव 1 महीने 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, उसमें ये होना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है। एक उसको हर बार होता है, ये एक ठीक है, एक इतिहास है, लेकिन ये संयोग नहीं है। इसका मकसद विशुद्ध रूप से पोलराइजेशन करना, एक उत्तेजित करना लोगों को, एक आक्रामक माहौल बनाना, ये होता है। लेकिन हम जो आपने कहा उसमें, उस मामले में सबसे अभी सेंसिबल बयान हमने दिलीप घोष साहब का सुना। पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, और उन्हीं के कमान में भाजपा बंगाल में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। 2019 और 21 दोनों वो अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, उन्होंने अच्छी बात कही कि ये चुनाव आयोग की निगरानी में हो रहा है अब, और हम लोगों को ये जानकारी है कि मार्च फर्स्ट वीक से अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय बलों की तैनाती भी बंगाल में हो रही है, और उसके बाद अब आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग ने दर्जनों बड़े अधिकारियों को बदला है बंगाल के। तो ये इस मामले में चुनाव आयोग की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह से, अगर आप वहां पूरे प्रदेश में जो मेजोरिटी है हिंदू की, अगर वहां वो माइनॉरिटी है, तो उसके इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? उसके राष्ट्रीय, उसका जो त्योहार है, धार्मिक त्योहार है, उसको भी अगर ठीक ढंग से नहीं मनाने दिया जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य प्रशासन की है, पुलिस की भी है, लेकिन चुनाव आयोग की भी है। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक। उन्होंने जो दिलीप घोष ने कहा, हम उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें विशुद्ध रूप से राजनीति है, जो हमने पहले कह दिया, एक संयोग नहीं, एक प्रयोग है। मैं उसी पर चुनाव है, हाँ, उस प्रयोग है और पोलराइज करने की कोशिश है। आप देखिए इस पूरे इलाके में, हम लोग और थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं इसमें, कि जो सिर्फ 2 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती है, सिर्फ 2 ही में 20 में से। तो टोटल यहाँ पर 20 सीटें हैं, जैसे मुर्शिदाबाद में, उसमें बीजेपी के पास 2 सीटें हैं, और 20 यहाँ पर सीटें टीएमसी के पास, 18 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास है, और लोकसभा में अब 3 लोकसभा सीटें आती हैं इसमें। बहरामपुर आती है, जो पहले मुर्शिदाबाद है, और वो जंगीपुर है। तो ये इस तीनों में जो है, जो हालात हैं, वो पूरी तरह से, मतलब एक तरफा चुनाव है ममता बनर्जी के पक्ष में, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में होता है, और बहुत ही कुछ होगा तभी बीजेपी के लिए स्थिति नहीं बदल सकती है इसमें। अब सवाल है कि जब बीजेपी को कोई फायदा नहीं है अगर इस तरह के पोलराइजेशन से, तो जिनको फायदा है वो कर रहे हैं। यहाँ ये देखने की हम एक बारीक बात कह रहे हैं अमित जी, कि ये बीजेपी को बहुत फायदा नहीं होना पोलराइजेशन के बाद। क्या फायदा? जो कट्टरपंथी, जो मुस्लिम समुदाय के भीतर जो लड़ाइयां शुरू हुई हैं, जो हुमायूं कबीर ने एक पार्टी बनाई है, असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ तालमेल कर रहे हैं, इनकी लड़ाई ममता बनर्जी से है, इनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। तो ये ज्यादा से ज्यादा कट्टरपंथी कौन है, कौन ज्यादा मुस्लिम वोट ले, ये उसकी लड़ाई है। उसकी सर वजह मैं इसलिए बताना चाहता हूं, क्योंकि राजकुमार सर मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि एक बार जरा आंकड़ा मैं आपको बता दूं तो आप थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे, जिसका जिक्र अभी अजीत जी ने कहा। अब 2021 का इन्होंने आंकड़ा बता दिया कि विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें 22 में से जो 20 सीटें टीएमसी के पास गई, 2 गई थी यहां पर बीजेपी के पास। लेकिन जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसको अगर आप थोड़ा सा विधानसभा के हिसाब से देखें तो आंकड़ा बदलता है। आंकड़ा कैसे बदलता है? तब टीएमसी के खाते में आ जाती है 14 सीटें,
और बीजेपी के पास चली जाती हैं 3 सीटें विधानसभा के हिसाब से, कांग्रेस के पास 4 चली जाती हैं और 1 चली जाती है लेफ्ट के पास सर मुर्शिदाबाद में। 2024 के जो वोटिंग पैटर्न के हिसाब से क्या यही वजह है कि जो प्रयोग जिसका जिक्र कर रहे हैं कि प्रयोग किया गया ताकि संयोग ना लगे? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस तरह की घटनाएं जहां भी होती हैं, संयोग अब नहीं होते। ये प्रयोग 20 साल पहले होते थे, 25 साल पहले होते थे, अब ये बाकायदा प्रयोग होता है और सुनियोजित तरीके से होता है। प्रयोग कौन करता है उसका इशारा अजीत जी ने भी कर दिया, आप भी बता ही तो रहे हैं। बता दीजिए ना, जो वाका समीकरण है वो बताता तो इसमें है। क्या कि मुर्शिदाबाद में क्या टीएमसी को इससे फायदा होगा कि हुमायूं कबीर को फायदा होगा या कि कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, मोटे तौर पर सीट वाइज समीकरण अलग अलग हो सकता है। आपने कहा 22 सीटें हैं, किस सीट पे क्या असर होगा, लेकिन कुल मिलाकर के फायदा उनको होगा जिनका वोट बैंक माइनॉरिटीज से आता है। तो सर उसमें हो गई ना, और बहुत क्लियर उसमें डिवीजन की लड़ाई है। टीएमसी हो गई, इसके बाद हुमायूं कबीर हो गए, और सीपीएम हो गए, लेफ्ट और कांग्रेस हो गए, 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। दूसरी बात, मैं एक जो बड़ी बात कह रहा हूं कि ये झगड़ा हुआ मुर्शिदाबाद में या पुरुलिया में। एक तो हमें याद रखना चाहिए कि ऐसी रामनवमी हाल के दशकों में शायद ही कोई गई होगी जब इस तरह की घटनाएं वहां ना हुई हों। बाकी जो नेबरिंग स्टेट्स का भी जिक्र जी ने किया, तो ये बराबर प्रयोग होता है। दूसरा, घटना खाली मुर्शिदाबाद में हुई हो, पुरुलिया में हो, लेकिन जो पोलराइजेशन की कोशिश है पूरे बंगाल में, मैसेज अक्रॉस द स्टेट जाता है। तीसरी बात, अगर इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में चीजें हैं, आचार संहिता लागू होने के बाद होती हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की जो पोलराइजेशन कर रहे हैं उनके अलावा जो मशीनरी है सरकारी, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनके पास भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कब कब किन किन क्षेत्रों में किस तरह की घटनाएं होती रही हैं और उनकी आशंका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की। चौथी बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं कि इसके राजनीतिक हानि लाभ होते हैं, इसीलिए प्रयोग किए जाते हैं, और खाली बंगाल में नहीं होते, बाकी राज्यों में भी होते हैं। हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक हानि लाभ तात्कालिक होते हैं, लेकिन इससे होने वाला जो नुकसान है वो समाज को लंबे समय तक झेलना पड़ता है। सर आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अजीत जी जाने से पहले एक छोटा सा मैं आपसे रिएक्शन चाह रहा हूं, वो पुरुलिया को लेकर, क्योंकि पुरुलिया में जो अगर आबादी है वो मुस्लिमों की करीब 8% है और हिंदू 80% है, तो वहां पर किसको क्या फायदा हो रहा है? नहीं, ये इसकी भी इधर की भी हिस्ट्री है। एकदम आप देखिए, एकदम नॉर्थ में एक तो ऊपर की बात कर ली हम लोगों ने, अब हमारे नीचे एकदम नीचे मतलब साउथ ऑफ द कोलकाता, एकदम झारखंड के साथ लगा हुआ ये इलाका जंगल महल का इलाका है, झाड़ग्राम है, बांकुड़ा है, ये इलाका है। इस इलाके में भी एक इसका फायदा क्या होगा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जो होगा, जिनके पास मुस्लिम वोट आधार है या हिंदू वोट, यहाँ हिंदू वोट आधार को, यहाँ हिंदू वोट पोलराइज होना ये जरूरी है। एक बात उस आंकड़े में जो आपने लोकसभा की बात कही, 2 लाइन में खत्म कर दें उसको, क्या लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न अलग होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है और बहुत जगह होता है, और असेंबली में वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। लोकसभा चुनाव में ऑलमोस्ट 2% वोट ज्यादा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, असेंबली में वो वोट एकदम से शिफ्ट होता है तृणमूल कांग्रेस की तरफ। तो इसलिए कोई एकदम हम लोग इसका ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि लोकसभा में चूंकि 14 ही सीट पर तृणमूल आगे रही है तो असेंबली में भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो आगे बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर जो किसको फायदा या नुकसान होगा उसके लिए थोड़ा और इंतजार कीजिए, लेकिन बीजेपी ने तो अपना पूरा दम लगा दिया है। आज ममता सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह आज चार्जशीट निकालेंगे। ममता बनर्जी के 15 साल के कामकाज की चार्जशीट पेश की जाएगी और टीएमसी के खिलाफ अमित शाह जो आज विस्तृत चार्जशीट जारी करने वाले हैं उसमें ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और सीमा से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए जाने हैं कि साथ ही साथ कट मनी से लेकर घुसपैठियों तक के मुद्दे पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी इस बार 177 सीट जीतेगी। हिंदू संस्कृति है, ये बंगाली हिंदू का होमलैंड है। मोहम्मद अली जिन्ना इसको पाकिस्तान ले जाने का कोशिश किया इस्लामिक कंट्री में, और 1947 20 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद इनको रोक दिया था। ये बंगाली हिंदू का होमलैंड है। हम भारतीय है, हम सनातनी है, हम हिंदू है। हम इस बार बांटने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ आप लीडर ऑपोजिशन रहे, ममता की लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे आपने क्या कमियां देखी और 77 से आंकड़ा कहां जाते हुए देख रहे हैं आप? 177 प्लस होगा।
तो दावा 177 प्लस होगा, लेकिन दीदी भी बैठी नहीं है। अगर चार्जशीट आने वाला है तो दीदी रोज रिपोर्ट निकाल रही है सरकार की। किसकी? केंद्र सरकार की। बंगाल में बीजेपी को अब चुनौती देने के लिए दीदी ने गैस को पकड़ लिया, गैस का मुद्दा। अब दीदी क्या कह रही है आपको मैं बताता हूं। ममता बनर्जी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि जनता से मुद्दों को भटकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि देश भर में लोग पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत से परेशान हैं। अब बंगाल में जो गैस प्रोडक्शन होता है उसको लेकर भी दीदी ने अल्टीमेटम दिया। उनका कहना है कि बंगाल में जो गैस पैदा हो रहा है हल्दिया में, वो किसी भी हालत से बंगाल से बाहर ना जाए। पेट्रोल तो अवेलेबल আছে আমাদের এখানে, আর গ্যাসও অ্যাভেলেবেল আছে। আমি চাই না আমাদের এখানে হলদিয়াতে যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সব পুলিশ অফিসারদের চেঞ্জ করে দিয়ে, ডিএমদের চেঞ্জ করে দিয়ে বাংলায় যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সেই সিলিন্ডার যেন বাইরে না যায়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার এই যে 10 লক্ষ লোক বাইরে থেকে ইলেকশনের সময় ডিউটি করতে আসবে, হাজার হাজার লোক, তাদের গ্যাস দিতে গিয়ে বাংলার লোকের যেন গ্যাসের প্রবলেম না হয়। अब अजीत जी, जो चार्जशीट की बात हो रही है उसमें कट मनी हो, भ्रष्टाचार हो, वो बंगाल के हर कोई जानता है। किसी से पूछेंगे उसमें हामी भरेगा। बिल्कुल। लेकिन साथ में जो चार्जशीट दी लेकर आया जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि इस बार भी कुछ इसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है? जहां शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 77 से 100 हो जाएंगे। देखिए, ये उन्होंने 77 सीटें पिछली बार जीते थे, 177 177 कहने का मतलब उन्होंने 100 मिला दिया उसमें। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इसको पकड़ लिया। सयानी घोष को हम लोग कल सुन रहे थे, जो एमपी हैं, उन्होंने कहा कि 177 का फिगर, एग्जैक्ट फिगर कैसे आया, क्या चुनाव आयोग से आपकी मिली भगत है, क्या आपने कुछ सेटिंग की है? ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो उन्होंने 77 में 100 जोड़ दिए सीधे कि 100 बढ़ जाएंगे, लेकिन तृणमूल ने इसको भी पकड़ा। तो खैर वो एक अलग बात है। ये जो चार्जशीट आएगी, इतने मुद्दे हैं 15 साल में। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, बंगाल के लोग लगातार परेशान हैं, रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही है। एक औद्योगिक राज्य जो था वहां उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, बाहर पलायन हो रहा है, तमाम दूसरी चीजें। ये जो कट मनी की बात है या सिंडिकेट चलाने की बात है, ये इतना बड़ा मुद्दा है बंगाल के लोगों के लिए कि इसको एड्रेस करने की जरूरत है। हमने लोगों से बात की, हम तो लगातार वहां देख रहे हैं इस बात को। लोग बता रहे हैं कि आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना है अपनी जमीन पर, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट पर स्क्वायर फीट देना है सिंडिकेट के लोगों को। आप अपने घर में एसी बदलवाना है, अब इस गर्मी में हमने लोगों से पूछा, तो आपको कमीशन दे, आपको एक पैसा देना होगा। वहां जो क्लब्स बने हुए हैं और जो सिंडिकेट बने हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के, तो ये एक ऐसी चीज है जो देश के दूसरे किसी राज्य में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो बंगाल में होता है। सर, अकल्पनीय एक और चीज है उसमें, बंगाल में अगर आपको घर बनाना है और आप चाहते हैं कि ईंट पत्थर बालू लेकर आएंगे, तो वो भी सिंडिकेट से खरीदना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे लोग कि कहां से खरीदना, आप किसी और के पास नहीं जा सकते हैं। और ये लेफ्ट के टाइम से ये चल रहा है, इसको और इंस्टीट्यूशनलाइज किया है ममता बनर्जी ने इन चीजों को। तो ये सब बताना चाहिए, तो लोग जान भी रहे हैं। असली चीज अमित जी उसमें ये है जो कहा शुभेंदु अधिकारी ने, कि ये कल्चरल जमीन है, जो बांग्ला भाषी हिंदू है उसकी जमीन है और उसको बचाना है। बांग्ला भाषी हिंदू अगर आता है बीजेपी के साथ, तो यही बात है ना सर। बंगाल में क्या है कि बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं और बंगाल में जो राजनीति होती है उसमें भावनात्मक चीजें ज्यादा जुड़ी होती है, ना कि धर्म और जाति ये ज्यादा मायने रखते हैं। और यही वजह कि शुभेंदु अधिकारी भी देखिए, बीजेपी ने भी अपना टोन बदला है। अब वो बंगाल की अस्मिता को लेकर ज्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी भले ही गैस का जिक्र करती हूं, गैस को लेकर अपना बयान देती हूं, लेकिन केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी को भी गैस या तेल की दिक्कत ना हो। ममता बनर्जी चुनाव में इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तेल गैस को लेकर प्रधानमंत्री लगातार एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में करीब 2.25 घंटे तक उन्होंने लोगों की बातें सुनी है, समस्याएं सुनी है। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर सिंह धामी, भगवंत मान, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू और उमर अब्दुल्ला समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मीटिंग में मौजूद थे। और सरकार ने साफ कहा है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। सीएम के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने राज्यों से सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए कहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो जंग जारी है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई है ही नहीं। जिनकी लड़ाई वो लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें अपने आप को ठीक रखना है, उसके लिए मीटिंग हुई है। इस वक्त आपको बता दें कि हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप भी लगातार यही कह रहे हैं कि, और संदेश भी दे रहे हैं कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको खुलवा दूंगा। लेकिन नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल में सरकार के एक्शन की बात सामने आई है। नया सरकार यहां पर आ चुकी है। नई सरकार के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी क्यों कर ली गई है, इन सभी खबरों पर बात होगी सुबह 10:30 बजे।
मिडिल ईस्ट के महायुद्ध का आज 29वां दिन है। ईरान से लेकर तल अवीव तक भयंकर बमबारी हो रही है। इजरायल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू कर दिया है, तो ईरान ने भी गल्फ और इजरायल पर बमबारी तेज कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप की फौज कभी भी ग्राउंड पर उतर सकती है। इस बीच मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में अब यमन की एंट्री हो गई। बड़ी खबर है कि यमन के हुती विद्रोहियों ने भी अब हमले शुरू कर दिए हैं। हुती ने इजरायल के ऊपर पहली मिसाइल भी दागी है। खबर है कि हुती विद्रोहियों ने इजरायल के डिमोना परमाणु साइट को निशाना बनाया है। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है और उसके बाद साउथ इजरायल के बेरशेवा और आसपास के कस्बों में सायरन बजे हैं। इधर ईरान और हिजबुल्लाह ने भी हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने सऊदी, बहरीन समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों पर नए हमले किए हैं, तो लेबनान में हिजबुल्लाह भी इजरायली टैंकों को निशाना बना रहा है। तो तेहरान पर इजरायल का नया हमला हुआ है और तेहरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेहरान के बहुत अहम इलाकों में ये हमले किए गए हैं। खासतौर पर तेहरान में मौजूद स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया गया है और साथ ही बुशहर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर भी हमले हुए हैं। हालांकि जो खबरें आई हैं कि बुशहर प्लांट अभी तक काम कर रहा है, वहां से कोई लीकेज नहीं है। अब तेहरान की यूनिवर्सिटी पर भी अटैक हुआ है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को यहां पर निशाना बनाया गया है। इजरायली हवाई हमलों के बाद जो काला धुआं उठता हुआ साफ नजर आ रहा है। तो अब धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाया जा रहा है। इंस्टीट्यूशन, ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरह से जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था उसका गढ़ माना जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे 1979 के उस रेवोल्यूशन में शामिल हुए थे। ईरान के परमाणु साइट पर अटैक, बुशहर परमाणु साइट पर जो हमला हुआ था उसका जिक्र मैंने किया था। अब तो बुशहर के परमाणु साइट पर भी तीसरी बार हमला किया गया। हालांकि इसके रिएक्टर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जो खबर आई है। अब इजरायल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक तेज कर दिया। ईरान के 3 बड़े स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने ईरान के यजद में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हवाई हमला किया है। खोंडाब हेवी वाटर फैसिलिटी और अर्दकान येलो केक प्रोडक्शन प्लांट पर भी हमले किए गए हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम है। इजरायली सेना के मुताबिक हमले में उस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया जहां पर यूरेनियम को एनरिचमेंट किया जाता है, जो उसकी प्रोसेसिंग का बहुत अहम हिस्सा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के लिए इजरायल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये देखना होगा कि 84 बार तो दाग चुके मिसाइलें, अब 84 के बाद 85 या 100 बार भी शायद मिसाइलें दागेंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या अमेरिका या इजरायल रुक जाएंगे? अजीत जी, जिस तरह से अब हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था, लगभग आई थिंक 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा अल्टीमेटम। हो गया, उसके बाद दूसरा ठीक है, अब 10 दिन का नया अल्टीमेटम चल रहा है जो 6 अप्रैल तक। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था उसमें सिर्फ एक बात कही गई थी कि हम आपके पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन कभी नहीं कहा गया था कि हम आपके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे। तो लगातार देखिए वो हमले होते जा रहे हैं और मकसद बिल्कुल क्लियर है अमेरिका का, बातचीत करके हमारी बात मान लो, नहीं तो बिल्कुल। तो बातचीत करने के लिए जो शर्तें हैं वो दोनों तरफ से रख दी गई हैं। 15 सूत्री प्रस्ताव ट्रंप की तरफ से है जो पाकिस्तान ने पहुंचा दिया ईरान, और ईरान की तरफ से जो 5 सूत्री प्रस्ताव है वो भी दे दिया गया है। एक मिडिल ग्राउंड पर पहुंचने की जरूरत है। सबसे पहले तो जिस अल्टीमेटम की आपने बात की कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, क्या कहा ट्रंप ने कि हम आपके पावर प्लांट्स को नष्ट कर देंगे। पावर प्लांट्स, ईरान के 9 करोड़ आबादी को आप चोक करना चाहते हैं, उनके पावर प्लांट्स अगर आप बंद करते हैं तो तमाम दूसरी इंडस्ट्रीज और दूसरे जीवन की तमाम उनकी जो चीजें हैं वो सब बंद हो जाती हैं पावर प्लांट जब आप अटैक करते हैं। और ईरान आसपास के 3 देशों को, जिसमें अफगानिस्तान भी है, इराक भी है, 3 देशों को वो बिजली सप्लाई करता है। आप उन देशों को भी आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये वॉर क्राइम होता है। और फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन में है कि आप पावर प्लांट या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी युद्ध में निशाना नहीं बना सकते। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको वहीं के लोग कह रहे हैं कि प्रीडेटरी हेजेमॉन है या रोग सुपर पावर बना रहे हैं ट्रंप अमेरिका को, वो कह रहा है कि हम आपके पावर प्लांट्स को, आपके सिविक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे और हम लोग या पूरी दुनिया उसके टाइमलाइन पर चर्चा कर रही है कब करेंगे। ये तो वॉर क्राइम है। ऐसा ये आप अल्टीमेटम देकर के आप इस तरह के करेंगे, ये पूरी विश्व व्यवस्था के खिलाफ है। ये बात व्यवस्था तो सर उससे आप उम्मीद कर सकते हैं ना जो विश्व व्यवस्था को मानता हो, वर्ल्ड में जो एक आपके नियम कानून है उसको मानता उसी की बात है। तो ये आप एकदम ब्लेटेंट वायलेशन है आपका जो जिनेवा कन्वेंशन है, वर्ल्ड ऑर्डर है, जो नियम है, कानून है, उन सब का। अब रही बात जो आप कह रहे हैं, अभी हम लोग जो देख रहे हैं बुशहर का प्लांट आप दिखा रहे हैं या स्टील प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं, ठीक है, स्टील प्लांट्स पर आप हमले कर रहे हैं, या ये बच्चों के स्कूल्स पर हमले हुए उसके तो आलोचना हुई गई। बुशहर का हमला, बुशहर में अगर हमला हो रहा है और तीसरी बार हमला हो रहा है तो बहुत ही खतरनाक है वो, क्योंकि वहां से लीकेज का मतलब समूचे गल्फ में कोई आधा दर्जन से ज्यादा देशों का डिसैलिनेशन प्लांट जो है, जो समुद्र का खारा पानी वो लोग अपने पीने लायक बनाते हैं, उनके जीवन पर खतरा हो जाएगा उन तमाम कंट्रीज के ऊपर अगर लीकेज हो गया। सर अभी तो फिलहाल हमें ये देखना है कि आखिरकार इजरायल पर ईरान का जो बड़ा पलटवार हुआ है तल अवीव पर, उस पर किस तरह से हमला हुआ है। देखिए अब जो खबर आई है कि
तल अवीव के ऊपर कई जगह पर मिसाइलों से हमला किया गया। हालांकि अब तो तल अवीव या इजरायल को तो आदत पड़ चुकी है कि हमले होने ही है, उनको पता ही है हमले होंगे। बस ये फर्क रहता है कि इस बार कितने मिसाइल आ रहे हैं। अब तल अवीव पर हमले के नए वीडियोस आए, वीडियोस हम देख लेते हैं। देखिए वहां पर जब इस तरह के हमले होते हैं लोग उसका वीडियो भी बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ज्यादातर जो इस तरह के हमले होते हैं उसको रोकने में कामयाब रहते हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो आपको अभी सामने एक बड़ा सा धमाका हुआ, ये क्या दिखाई दिया, जो मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया उसका जो टुकड़ा था नीचे गिरा। और ज़्यादातर आप जान रहे हैं कि आजकल क्लस्टर मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो उसका कोई एम्यूनेशन होगा जो आके सीधा यहाँ पर गिरा है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर जानते हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, यानी कि पिछले 40-45 साल में अगर ईरान ने मिसाइलें बनाई हैं ताकि वो हमला कर सके, तो दूसरी तरफ इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइलें इसलिए बनाई हैं ताकि इन हमलों को रोक सके। देखिए एक और तल अवीव पर जो हमला हुआ उसके बाद देखिए ये हवा में आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से हवा में ही इस मिसाइल को इन्होंने नष्ट कर दिया। इसी वजह से ये गिरता हुआ आ रहा है। इसमें आप देखिए धमाका तो होगा, लेकिन इतना धमाका नहीं हुआ कि आसपास कई बड़े इलाके को ये नष्ट कर दे, क्योंकि इसमें आग की चिंगारियां नजर आ रही। इंटरसेप्टर ने इसको पहले ही आसमान में रोक दिया है। अब इजराइल के कई शहरों पर इसी तरह से मिसाइल दागे गए हैं और तल अवीव के आसपास की तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये क्लस्टर बॉम्ब लगातार यहाँ पर सबसे ज्यादा इजराइल के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब दागे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप गिनते रहिए, आपको कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा, करीब 2 दर्जन ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो गिरते हैं। जब आपको ऐसे चिंगारी दिखे जो कॉमेट की तरह लगता है, इसका मतलब है कि इसको इंटरसेप्ट मिसाइल ने हिट कर दिया है। अब वो नीचे तो गिरेगा, लेकिन जहां गिरेगा वहां तक इसका नुकसान होगा। बहुत ज्यादा नुकसान करने में फिर कामयाब नहीं रहते हैं। लेकिन इसमें परेशानी ये हो रही है कि क्लस्टर बॉम्ब्स को एक साथ हवा में इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बाकी बहुत महंगा भी पड़ता है। अब इजराइल में ईरान के जो मिसाइल अटैक है वो तेज हो गए हैं। इजराइल में कई लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। IRGC ने दावा किया है कि उनके जो मिसाइल दागे गए हैं उससे कई लोगों की मौतें हुई हैं, जान गई है। हालांकि इजराइल की ओर से भी लगातार इस तरह की घटनाएं और जब होती हैं तो उसके बारे में सामने निकलकर चीजें आई जाती हैं। अब सर, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमला और ये पलटवार तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच में जो बीच में आती है ना कि बातचीत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान हर बार आ जाता है ना। पाकिस्तान ने बोल दिया है कि भाई कि आप इन पे हमला मत करना, जैसे कि उन्होंने नाम दिया स्पीकर को मत मारना, फिर कहा कि आप उनको जो अरागाची को मत मारना। लेकिन सर साथ में बात ये भी हो रही है ना कि भाई ये सब चीजें प्लान करवाई जा रही है ना, कहीं पर है ही नहीं। बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट, उसके बाद अरागाची के अलावा जो उनके प्रेसिडेंट है पेजेश्किन, वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से। कौन बात कर रहा है पाकिस्तान से, जो बीच में आ जाते हैं सर ये बोलने के लिए कि हम पीस डील में हैं? कहीं पर तो है ही नहीं, वहां तो सीधी बातचीत हो रही है। विटकॉफ और जो जराड कुशनर है वो तो लगे हुए हैं पहले से ही। देखिए, मुझे लगता है कि सारा कुछ ये जिसको कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, ये वो प्लान कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल प्लांटेशन है। और 2-3 चीजों पर आप गौर करें, मतलब फैक्ट में है कि भारत से बातचीत हो रही है। नहीं, भारत से तो बातचीत अलग संदर्भ में हो रही है। भारत से बातचीत मेरे ख्याल है युद्ध विराम के लिए तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ हालात को लेकर जो बातचीत होती है 2 देशों के बीच, डिप्लोमेटिक टॉक्स होती है, वो तो भारत और अमेरिका के बीच हो रही है। जहां तक आप बात कर रहे हैं पीस ब्रोक करने की बात, मुझे लगता है पूरा का पूरा एक छलावा ट्रंप ने रचा है। जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे हम लोग कि ट्रंप वो व्यक्ति हैं जो दुनिया के किसी कन्वेंशन को नहीं मानते, किसी ग्लोबल ऑर्डर को नहीं मानते। वो एक ग्लोबल ऑर्डर को ध्वस्त करने के लिए आए और 48 घंटे, 5 दिन, फिर 10 दिन। आपने कहा कि पावर प्लांट्स पे हिट नहीं करेंगे, लेकिन जंग जारी है। उसी जंग में इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक टाइम बाइंग टैक्टिस है, दोनों तरफ से हो रहा है ना? नहीं, ईरान की तरफ से तो नहीं। ईरान ने तो डिमोना में उन्होंने नहीं, ईरान ने ये तो नहीं कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं या हमारी तरफ से कोई इसमें अपने जवाब देने में कोई कमी है। इजराइल ने भी नहीं बोला कि बातचीत हो रही है, तो ट्रंप कह रहे हैं। तो इजराइल और ईरान की जंग जारी है। ट्रंप ने एक टाइम ले लिया। अब वो टाइम के 2-3 फैक्टर्स आ रहे हैं सामने, आपने भी देखे होंगे। एक तो 28 फरवरी को जब अटैक होता है उसकी टाइमिंग को लेकर के, और जब इन्होंने पॉज लिया 48 घंटे का, उसकी टाइमिंग के ठीक पहले स्टॉक मार्केट में ट्रंप के करीबी लोगों ने और कुछ अननोन लोगों ने परचेज किया और सेल किया। उसमें करीब $2 अरब का गेन किया उन्होंने विद इन एन आवर।
क्या ट्रंप मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए खेल रहे हैं? राजकुमार सर, आप उनके अंदर की बात मत बताइए। ट्रंप का असली मकसद वही कह रहा हूं नहीं, क्योंकि मुझे लगता है युद्ध में इस वक्त जो हालात, एक तस्वीर और दिखाते हैं, फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि ईरान का जो इजराइल पर नए मिसाइल से हमला हुआ है उसकी भी तस्वीर सामने आ गई है। 4 वॉरहेड वाली ये मिसाइल ने इजराइल पर अटैक किया है। ईरान ने दागा कि सेजिल, ये मिसाइल उन्होंने दागा। अब देखिए सेजिल मिसाइल आप देख पा रहे हैं। अब सेजिल को लेकर बहुत ज्यादा खौफ पैदा किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि जो उसकी जो स्पीड है वो करीबन 13-14 मैक है, यानी कि ध्वनि की गति से भी 13-14 गुना ज्यादा। इसलिए इसको रडार पर लॉक करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कई बार अब देखा गया है कि ये मिसाइल है, ये इजराइल के ऊपर इंटरसेप्ट की गई है। उसके लिए बहुत घातक मिसाइल की जरूरत पड़ती है, उनके पास अलग अलग सिस्टम भी है। अब मिसाइल अटैक से इजराइल में भारी तबाही की भी तस्वीर सामने आई है। मिसाइल अटैक के बाद कई इमारतें जमींदोज होने की खबर है। तो मिसाइल जो हमला हुआ इजराइल में, बताया जा रहा है इसमें कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये हिट हुआ है। हिट होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि वहां पर नुकसान हुआ है, और हो सकता है कि इसमें ज्यादा लोगों को नुकसान ना हो। अब आपको हम बहरीन की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि बहरीन पर हमला किया, अमेरिका का यहाँ बेस है, और बहरीन के ऊपर हमले की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, बहरीन तो बहुत ही करीब है, बिल्कुल पर्शियन गल्फ में मौजूद एक छोटा सा जजीरा है, जिसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आप सोचिए कि पिछले 30 दिन के करीब होने जा रहे इस लड़ाई को। इस लड़ाई के दौरान बहरीन पे एक दिन भी शायद नहीं गया होगा जब हमले ना हुए हों, लेकिन शायद उसके अंदर जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, लगातार उसके इस छोटे से जजीरे को इन हमलों से बचा रहा है। तो बहरीन के 5th फ्लीट, अमेरिका की जो नेवी के 5th फ्लीट है, उसी को निशाना बनाकर लगातार यहां पर हमले किए जाते रहे हैं। क्योंकि राजकुमार सर अपनी बात रख रहे थे, अब ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं ना, यहाँ पर अमेरिका ने तो मुझे लगता है कि मन बना लिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, सर ने जैसे बताया था ना अजीत जी ने, कि कहीं बीच में आ जाए। वो बीच में मुझे लगता है नहीं आने वाला है। उसका है कि मेरी बात मानो तभी हम रुकेंगे। ट्रंप के बारे में तो कहा जाता है माई वे और हाईवे, तो ही हो रहा है वो ठीक है। एक ये बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है। ट्रंप की दिक्कत ये है कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, और हिंदी में सही शब्द इस्तेमाल करें, उर्दू का शब्द है सनकी है वो व्यक्ति। उनको कोई लेना देना नहीं है ग्लोबल ऑर्डर से, कोई लेना देना नहीं अपने सहयोगियों से। आप देखिए गल्फ में है, जहां जहां उनके बेसेज हैं, वो देश किस चीज की प्राइस पे कर रहे हैं ईरान के अटैक में, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं, और ट्रंप उनको बचाने के लिए सामने नहीं आ रहे, खुल के सामने नहीं आ रहे। नाटो को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया ईरान पर अटैक करने से पहले। अब आप नाटो के सदस्य देशों को धमका रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं है तो भाड़ में जाइए, हम आपके साथ नहीं। इस तरह से डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स नहीं चलती है, और अमेरिका जैसे बड़े देश की तो बिल्कुल नहीं चलती। अब तो सर आपने उनको बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल बना दिया, क्योंकि जो अनप्रिडिक्टेबल है, अब वो इतने प्रिडिक्टेबल हो गए हैं अजीत जी, कि इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अमेरिका का सर इस वक्त मकसद एक है कि ईरान में जो सत्ता उसको हटानी है और उनके मुताबिक सत्ता को लानी है। और सर इस लड़ाई के पीछे साफ सी बात है कि चीन की वजह से, ये लड़ाई सब चीन को लेकर हो रही है, अमेरिका और चीन की लड़ाई है। देखिए वो भी है, लेकिन अब 2-3 बातें इसमें है। आप आए थे तो पहला लक्ष्य था कि चेंज ऑफ रिजीम, ठीक है। अब चेंज ऑफ रिजीम बदल गया है। अमेरिका तो अब इतना स्केल डाउन कर लिया अमेरिका ने अपने लक्ष्य को, कि अमेरिका में अब इस बात की चर्चा हो रही कि चेंज इन रिजीम, चेंज ऑफ रिजीम नहीं, चेंज इन रिजीम। रिजीम वही रहे, उसमें कुछ चेहरा बदल जाए। अब आप इन लोगों ने समझ लिया है 1 महीने की लड़ाई में कि रिजीम चेंज नहीं होने जा रहा है, तो चेंज ऑफ रिजीम नहीं, चेंज इन रिजीम हो जाए। उसी रिजीम में कोई नया चेहरा आ जाए जो लिबरल हो और जो एक्सेप्ट कर ले इनको आकर के। तो एक तो चेंज ऑफ रिजीम का वो लक्ष्य था, वो चेंज हो गया। अब ट्रंप किसी तरह से एक ग्रेसफुल एग्जिट चाह रहे हैं, हम बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं, वो ग्रेसफुल एग्जिट चाह रहे हैं, और वो निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो आप चीन कह रहे हैं ना, वो बार बार चीन घसीट रहा है लड़ाई में, ये वो नहीं निकलने देगा वहां से। और ये अब अमेरिका में तमाम डिप्लोमेटिक जो एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, वो इसको 1945 के ब्रिटेन मूवमेंट से इसकी तुलना कर रहे हैं। जिस तरह से वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ, और अमेरिका जीत हुई ब्रिटेन की, लेकिन उस जीत की जितनी बड़ी कीमत ब्रिटेन को चुकानी पड़ी, ब्रिटेन को भी और फ्रांस को भी, कि दोनों की जो दोनों सबसे सुपर पावर थे, दोनों का सुपर पावर खत्म हुआ, उससे खत्म हुआ। तो ये अब क्या अमेरिका के लिए ये वो मोमेंट है कि आपके सुपर पावर की हैसियत जो है वो समाप्त हो जाएगी इस युद्ध के बाद, अगर आप जीत करके नहीं निकले। जीत करके जो आपने लक्ष्य तय किए थे, उस लक्ष्य के हिसाब से अगर आप जीत करके नहीं निकलते हैं यहां से, तो आपके सुपर पावर वाली हैसियत पूरी तरह से चैलेंज्ड होगी। पहले चीन ने चैलेंज किया, ये फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में कि चीन ने कहा कि हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल्स नहीं देंगे, और झुकना पड़ा अमेरिका को। अब ईरान में आकर के फिर वो मोमेंट है कि जब आपके सुपर पावर की हैसियत चैलेंज हो रही है और ईरान चैलेंज कर रहा है। ऐसे वक्त में जब चैलेंज कर रहा है अमेरिका को चीन और साथ ही ईरान,
तो उसके जो बाकी जो सहयोगी मुल्क है वो क्या करेंगे, क्योंकि बहरीन के 5th फ्लीट जो हेडक्वार्टर है अमेरिका के नेवी के, उसके ऊपर भी हमला हुआ है। अब बहरीन में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, अब देखिए उनके 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब उसके साथ ही कुवैत में भी अमेरिका के मरीन्स के एक बेस पर हमला किया गया है। कुवैत के बुबियान आइलैंड पर मिसाइल हमला हुआ है। हमले में कई अमेरिकी मरीन के मौत का दावा किया जा रहा है। अटैक में बताया जा रहा है कि 100 अमेरिकी मरीन की मौत हो गई। ये IRGC की ओर से कहा जा रहा है, यानी ईरान दावा कर रहा है। अमेरिका की ओर से अभी तक इसमें दावा नहीं माना गया। हालांकि 12 सैनिकों के मारे जाने की अभी खबर आई है, जिसमें अमेरिका उसको मान रहा है, लेकिन उसको पुष्टि नहीं की गई अभी तक भी सेंट्रल कमांड की ओर से। अब कुवैत के सुवॉक पोर्ट पर ईरान का हमला हुआ है और उसके बाद सुवॉक पोर्ट पर आग लग गई है। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कुवैत के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। कुवैत के ऊपर इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि कुवैत एक ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है कि अगर जमीनी लड़ाई शुरू होती है तो ऐसे में कुवैत के जरिए और इराक के जरिए ही अब एंट्री होगी ईरान के अंदर, अगर पैदल सेना अंदर जाती है तो। इसी वजह से कुवैत के ऊपर हमले किए जा रहे हैं ताकि कुवैत में जो मौजूद बेसेस हैं अमेरिका के, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाए, क्योंकि जो मिलिट्री होगी या आर्मी होगी, यानी पैदल सेना होगी, इन्फेंट्री होगी, वो वहीं से आगे दाखिल होगी जब भी ईरान में दाखिल होना होगा, क्योंकि एयर ड्रॉप करके तो आएंगे नहीं, जमीन से उनकी एंट्री होगी। अब सऊदी अरब के अमेरिकी बेस पर भी हमला हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें मैं बोल रहा था 12 अमेरिकी सैनिकों की घायल होने की खबर है, लेकिन बताया जा रहा है कि 12 सैनिक मारे भी गए हैं। अब रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को यहां पर नुकसान पहुंचा है। KC-135 जो स्ट्रेटो टैंकर्स हैं, अब स्ट्रेटो टैंकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आसमान में बहुत ऊंचाई पर जाकर तेल भरने में सक्षम है और लगातार ये ईरान के ऊपर मंडराते रहते हैं, आसपास मंडराते रहते हैं। और जो फाइटर्स हैं, क्योंकि बहुत दूर से उड़ान भरते हुए आते हैं, कई सारे बॉम्बर्स भी होते हैं आते हैं, वो रिफ्यूलिंग करते हैं, उसके बाद फिर ये आगे अपना मिशन जारी रखते हैं। और यही वजह है कि लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो बेसेस हैं और जहाँ पर ऑयल टैंकर्स हवा में उड़ने वाले, उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप कह दिया था। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोला उसको उन्होंने ठीक भी कर दिया था। अब उन्होंने जानबूझ के बोला था या उनकी जुबान फिसल गई थी, उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सुनाते हैं आपको। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. अब देखिए, सत्ता परिवर्तन ईरान में कब तक देखने को मिलता है उसके लिए तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे बहुत ही पड़ोसी मुल्क यानी कि नेपाल का हम जिक्र करें तो वहां पर तो कई सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नई सरकार वहां पर आ चुके हैं। बालेन शाह के PM बनने के बाद वहां पर बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अब वहां पर जो जेन-ज़ी का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में कई छात्रों की मौत हुई थी। अब उसी के आरोप में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा एक्स होम मिनिस्टर रमेश लेखक को भी अरेस्ट किया गया और पिछले साल जेन-ज़ी प्रोटेस्ट जो हुआ था उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर, राजकुमार जी एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं इस पर कि आखिरकार ये जो अब डेवलपमेंट हो रहा है, क्या इससे आपको लगता है कि वहां पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि KP शर्मा ओली के पास भी ना एक बड़ा समर्थन है, क्या उनके समर्थक इस चीज को हजम कर लेंगे? देखिए, ये अगर चुनाव को ध्यान में रखें तो ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने अपना समर्थन काफी हद तक खो दिया है। लेकिन सच ये है कि पिछले कई दशकों से नेपाल की राजनीति पर माओवादी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस का कब्जा रहा है और करप्शन बेतहाशा बढ़ा है। उसी के खिलाफ क्रांति हुई, इसके खिलाफ जनादेश आया। तो मुझे लगता है नेपाल के लिए कम से कम नई शुरुआत का वक्त जरूर है। देखिए, ये इसमें उस समय हम लोग उसको लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे जी। बिना मतलब के और बहुत गोलियां चलाई गई, अत्याचार किए गए और बड़ी संख्या में लोग मरे थे। तो ये भले वो पॉपुलर हैं, उनके पास एक बेस भी है, लेकिन उन्होंने जो किया उसके लिए एक उनके खिलाफ कार्रवाई करके बालेन शाह ने पहले दिन अपना एक मैसेज दिया है कि वो किस तरह से नेपाल को चलाना चाहते हैं। उनको मैंडेट मिला है जेन-जी का, और वो मैंडेट इसी वजह से है कि उस समय की जो सत्ता थी उसने युवाओं की बात को एक तो दबाने की कोशिश की। पहले उनके जो सोशल मीडिया साइट्स को बैन करना और ये सब चीजें हुई, और उसके बाद जब वो लोग प्रोटेस्ट पर उतरे तो गोली चलाई गई। सेना ने कहा कि हमने नहीं चलाई, सेना तो मना कर रही थी, सेना तो काफी संयम रख रही थी, और सेना की वजह से ही बाद में उस समय भी मामला सुलझा था। तो जिम्मेदारी तो किसी ना किसी की तय होगी ना। तो उन्होंने KP शर्मा ओली को चुना है जिम्मेदारी तय करने के लिए, और बालेन शाह लगातार अच्छे सिग्नल्स दे रहे हैं।
इतने अच्छे सिग्नल्स दे रहे हैं। हाँ, वो लगातार दे रहा है, मतलब ये भी नहीं, ओली को माना जा रहा था कि एकदम चीन के, लेकिन उनकी इकोनॉमी का चीन के समर्थक है। हाँ, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है इकोनॉमी के हिसाब से क्या वो भारत के साथ रिश्ते रखेंगे? निश्चित रूप से रखेंगे। वो इन्होंने वो इक्वी डिस्टेंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम चाइना के समर्थक को भी नहीं पकड़ेंगे, भारत के समर्थक के पीछे भी मतलब पिछलग्गू नहीं, एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी के साथ वो नेपाल को चलाना चाहते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव मैसेज है नेपाल के लोगों के लिए। पॉजिटिव मैसेज है, और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं और बेहतर होंगे, और बेहतर जब रिश्ते होंगे तो इससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी हमेशा कहते हैं ना कि आस पड़ोस के जो हमारे मुल्क हैं उनके साथ अगर हम मिलकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। और उसकी एक झलक भी देखने को मिली थी सबसे ज्यादा बांग्लादेश में। हालांकि वहां पर जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहां लोगों ने स्वाद भी चख लिया कि जब भारत के साथ रिश्ते बिगड़े तो वहां पर किस तरह के हालात हुए हैं। उम्मीद हम करते हैं कि बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिश्ते पहले जैसे फिर से बन जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर।